नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जब भी देश की राजनीति की बात आती है तो बीजेपी समर्थक कहते हैं कि जो अमित शाह हैं वो देश की राजनीति के चाणक्य हैं, बीजेपी के में चाणक्य की भूमिका निभाते हैं और जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। लेकिन चलिए आते हैं अब बिहार पर, बिहार की बात करते हैं। क्या बिहार के चाणक्य नीतीश हैं? क्या चाणक्य नीति को सही तरीके से बिहार में नीतीश कुमार फॉलो करते हैं? अगर 2005 से अभी तक की राजनीति पर गौर करें तो आपको लगेगा कि वाकई देश में चाहे कोई भी चाणक्य हो, लेकिन जब बात बिहार की आएगी तो बिहार में नीतीश की ही चाणक्य नीति चलेगी और चाहे जिसके पास जितनी भी सीटें हों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। चलिए थोड़ा पहले जाते हैं, 1995 की बात करते हैं, जब 1995 में लालू का एक छत्र राज चलता था। तब कुछ पत्रकारों को नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि 10 साल के अंदर लालू प्रसाद यादव को मैं कुर्सी से हटा दूंगा। और देखिए 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 2010 में बम्पर सीटें लेकर आते हैं। जब 2014 में ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद के सामने उनका कद छोटा पड़ रहा है तो बीजेपी से, एनडीए से अलग हो जाते हैं, रास्ते अलग कर लेते हैं और जाकर 2014 के जब नतीजे आते हैं, लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो 2015 में धूर विरोधी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लेते हैं और एक बार फिर से बड़ी पार्टी तो आरजेडी रहती है लेकिन मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार। मानने वाले तो ये भी कहते हैं कि राबड़ी देवी से पूछा गया कि चलिए अभी तो तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कब बनेंगे? राबड़ी देवी कहती हैं कि नीतीश को देश की राजनीति करनी चाहिए, तेजस्वी भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे। बस इस एक बयान से इनसिक्योर हो जाते हैं नीतीश कुमार और एक बार फिर से पाला बदल का ऐसा खेल चलता है कि 2017 में आरजेडी को बाय बाय कह के दोबारा एनडीए में वापसी कर लेते हैं, बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं और फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार। आइए 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं और यहां पर भी नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो बीजेपी के साथ रहते हुए बेहतरीन प्रदर्शन रहता है। 16 संसदीय सीट जीत कर आते हैं, लोकसभा की 16 सीटें जीत जाते हैं और जब 2020 के चुनाव की घोषणा होती है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि इस बार का परिणाम जो है 2010 से भी बेहतर रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान कुछ ऐसा करते हैं कि जेडीयू की सीटें काफी कम हो जाती है। किसी को उम्मीद नहीं थी लेकिन 43 सीटों पर सिमट जाते हैं नीतीश कुमार। उसके बाद नतीजों से पहले जो नीतीश कुमार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में थे उस नीतीश कुमार को कहना पड़ता है बीजेपी ने बोला इसलिए मुख्यमंत्री बन गया, नहीं तो नहीं भी बनता। उसके बाद लगता है कि क्या नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर अपने आखिरी पड़ाव पर है। तरह तरह की बातें होती है, लोग कहते हैं कि एनडीए टूटने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आरजेडी की सरकार आ जाएगी। लेकिन रातों रात एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। खबर ये आई कि चिराग पासवान की पार्टी जिसमें 6 सांसद हैं उनमें से 5 बागी हो गए हैं। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले एक और घटना आपको बता दूं, 43 सीटों पर सिमटे नीतीश कुमार ने एलजेपी के एक विधायक को, एकमात्र विधायक को अपने साथ कर लिया, साथ ही बीएसपी के एक विधायक को भी अपने साथ कर लिया। इसके अलावा कांग्रेस और एआईएमआईएम के जो विधायक हैं, 5 एआईएमआईएम के विधायक हैं, उनसे भी लगातार नीतीश कुमार संपर्क में रहते हैं। मतलब बेशक नतीजों में नीतीश कुमार छोटे भाई हैं लेकिन पिछले हम कुछ महीनों से देखें तो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं और जीतन राम मांझी के जरिए लगातार बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी बनाते रहते हैं। एक और जीतन राम मांझी को लगा दिया है कि तुम बीजेपी पर हमला करते रहो ताकि बीजेपी नीतीश कुमार या बिहार में अपना प्रभाव ज्यादा न बढ़ा ले। और इसके साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से बागी हुए उपेंद्र कुशवाहा को भी नीतीश कुमार अपने साथ लेकर आ गए, बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू में दे दी उनको। और साथ ही ये भी कहा जाने लगा कि भविष्य में नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को और भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और जो उनका लव कुश का वोट बैंक है उसको एक बार फिर से एकत्रित कर सकते हैं, अपने साथ ला सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने देखा है कि मुस्लिम वोट बैंक पर भी नीतीश कुमार की काफी नजर रहती है। लव कुश के अलावा उनकी कोशिश रहती है कि जो कुछ मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी से थोड़ा बिदका है वो भी मेरे साथ बना रहे और उसकी कवायद में भी वो जुटे रहते हैं। और ऐसे में हमने देखा है कि शहाबुद्दीन के परिवार के करीबी सलीम परवेज से भी नीतीश कुमार बातचीत करते रहते हैं और सलीम परवेज ऐलान कर देते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आरजेडी ने ठीक नहीं किया शहाबुद्दीन की मौत के बाद। तो लगता है कि नीतीश कुमार जो है हर तरीके से अपने गणित को लगा रहे हैं।
लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि बेशक सीटें कम हो, आपकी सीटें ज्यादा आ गई हो, लेकिन बिहार में बड़ा भाई तो फिलहाल मैं ही हूं। और साथ ही एलजेपी को भी चेतावनी दे दी है, चिराग पासवान को चेतावनी दे दी है कि बातें आरजेडी वाले कुछ भी कर ले कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन जब नीतीश कुमार की बारी आती है तो वो बात नहीं करते हैं, काम करते हैं। जब लगातार विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी बातें चिराग पासवान कर रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार से पूछा जाता था कि आप इस पर क्या कहेंगे, कहते थे रामविलास पासवान मेरे करीबी मित्र हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पार्टी के साथ परिवार को बिखार दिया, लोग तो यही कह रहे हैं। और कई बड़ी बातें कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कही जा रही है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि पूरे स्क्रिप्ट जो है वो एक अणेमार्ग मुख्यमंत्री आवास से लिखा गया है। चलिए आगे चलकर खुलासा होगा कि जो बागी गुट है या हम कहें कि जो 5 सांसद हैं वो किस तरफ जाते हैं, क्या वो जेडीयू में शामिल होते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, चिराग को अलग थलग कर देते हैं, क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच जो पूरी सियासी घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है, उससे तो साफ हो गया है कि बिहार में सबसे बड़ा नीतिकार या चाणक्य जिसे हम कहें वो नीतीश कुमार ही हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।